मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी आखिरी मुलाकात पार्ट 1। वलायतपुर कस्बे से शहर जाने वाले हाईवे पर उस दोपहर भी रोज जैसा ट्रैफिक था। गाड़ियां भी रोज की तरह बेतरतीब ही चल रही थीं। इन्हीं गाड़ियों के रेले में एक चमचमाती हुई इंपोर्टेड कार भी थी जो जब किसी दूसरी गाड़ी के बगल से गुजरती तो उसमें बैठे लोग उस बड़ी सी नीली कार की शान और शौकत को गौर से ताकते। उसके पिछले शीशे पर रॉयल फैमिली ऑफ वलायतपुर का 2 हाथियों वाला निशान बना था। गाड़ी की पिछली सीट पर एक बूढ़ा उम्रदराज शख्स बैठा था जो हल्के धुंधले शीशों के पीछे काला चश्मा लगाकर सर झुकाए किसी ख्याल में गुम था। मिर्जा रसूल वलायत खां था उस चेहरे का नाम। दुनिया अदब से खां साहब बुलाती थी। उम्र होगी यही कोई 65-66 के आसपास। सफेद बालों पर काली मखमली टोपी, काली शेरवानी, चूड़ीदार पायजामा और हाथ में एक नक्काशी वाली लकड़ी की कीमती छड़ी। मिर्जा रसूल वलायत खां के वालिद थे मिर्जा हसीब वलायत खां और दादा का नाम था मिर्जा वलायत खां, जिनके नाम पर वलायतपुर को वलायतपुर कहा जाने लगा। खानदानी रईस लोग थे। कहा जाता था कि इनकी दादी हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान की चचेरी बहन थी। वलायतपुर में एक खानदानी आलीशान कोठी थी जिसकी उम्र करीब 150 साल रही होगी। 119 कमरे वाली उस कोठी को महल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वालिद और वालिदा के गुजरने के बाद मिर्जा रसूल वलायत खां यानी खां साहब उस कोठी और करोड़ों की खानदानी दौलत के अकेले वारिस बने। शादी हुई, औलादें हुई, औलादों की औलादें हुई और इस तरह वलायती खानदान आगे बढ़ा। लेकिन उम्र के 65वें पायदान पर उनके साथ जिंदगी ने बड़ा बेदर्द खेल खेला। उनकी शरीके हयात बेगम नूर बानो, जो कि गोंडा के एक बड़े जमींदार घर से ताल्लुक रखती थीं, 2 साल पहले सांस की बीमारी के बाद इंतकाल फरमा चुकी थीं। उनके जाने के बाद खां साहब अकेले हो गए थे। आसपास तो सब कुछ वैसा ही था। बच्चे थे, नाती पोते थे, नौकर चाकर, शान शौकत, सब कुछ था। लेकिन अगर नहीं था तो कोई जिंदगी का साझेदार। खान साहब का फोन बजा तो अपने कान से फोन सटाकर बातचीत करने लगे। किसी सवाल के जवाब में बोले, बस यार वो शेर है ना, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। वही हाल है अपना। खैर अभी तो रास्ते में हूं। फिर दूसरी तरफ से आती हुई आवाज सुनकर बोले, डर हमारा डर तो लग ही रहा है यार। सच बताऊं तो इतना डर तो जवानी में भी नहीं लगा था जब अब्बा से छुप के पहली बार मिलने गया था। मिर्जा रसूल वलायत खां उर्फ खां साहब आज एक खास सफर पे थे। एक सफर जिसके हर कदम पर आगे बढ़ते हुए वो खुद ब खुद पीछे लौट रहे थे। 45 साल पीछे। तुम्हें यकीन तो है ना पंडित कि वो नरगिस ही है? खान साहब ने फोन पे कहा तो दूसरी तरफ से उनके खास दोस्त ब्रजभूषण वाजपेयी, जिनको वो प्यार से पंडित कहते थे, बोले, अमा झूठ क्यों बोलूंगा यार, अपनी आंखों से देखा है, वो मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो नरगिस ही है, लिख के दे सकता हूं। खान साहब और पंडित जी के बीच हो रही बातचीत का मौजू नरगिस था। लेकिन कौन थी ये नरगिस और क्या हुआ था 45 साल पहले खान साहब की जिंदगी में, ये जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1952 में। वो नया नया आजाद हिंदुस्तान था। अंग्रेज हिंदुस्तान का मुकद्दर हिंदुस्तानियों के हाथ सौंपकर लौट चुके थे। लोगों की आंखों में उम्मीद से भरे हुए ख्वाब थे। जमींदारी प्रथा को खत्म हुए साल भर ही हुआ था, जिसकी वजह से वलायतपुर की रॉयल फैमिली की काफी जमीन भी सरकार की हो गई थी। मिर्जा हसीब वलायत खां यानी खां साहब के वालिद साहब ने तो सरकार के इस फैसले का स्वागत किया था, लेकिन उसी दौर में सूबे के तमाम जमींदारों ने इस कानून का जबरदस्त विरोध किया था। कमाल है, अरे साहब जुल्म की इंतहा है ये तो। कमालपुर के एक जमींदार ने वलायतपुर हवेली में हो रही जमींदारों की बैठक में कहा, अरे झटके में कानून बना दिया, हमारी जमीनें उनकी हो गई। कोई माने तो माने, हम ये कानून नहीं मानेंगे। उन्होंने गुस्से में कहा तो
बैठक की सदारत कर रहे हसीब वलायत खां साहब ने उनको इशारे से बैठने को कहा। कोई से जमींदारों पर सरकारी शिकंजा कह रहा था तो कोई इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता बैठक में मौजूद कुछ जमींदारों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हसीब वलायत खां ने लोगों को बैठ जाने के लिए कहा, लेकिन वहां शोर होता रहा और सभी जमींदार इस बात पे अड़े थे कि हसीब वलायत खां उन सब की तरफ से सरकार से बात करें और ये कानून वापस लिया जाए। शोर तेज होने लगा। तभी वहां एक आवाज गूंजी, सभी को गम है समंदर के सूख जाने का। अचानक गूंजी आवाज से सब चौंक गए। हसीब वलायत खां ने भी हैरानी से बाईं तरफ देखा। सभी को गम है समंदर के सूख जाने का, चलो कि सिलसिला खत्म हुआ कश्तियां डुबाने का। फिजा में गूंजी उस आवाज से बैठक में मौजूद सभी लोग हैरानी से उस शख्स को देखने लगे जिसकी वो आवाज थी। वो आवाज थी हसीब वलायत खां के साथ वाली कुर्सी पर बैठे उनके 26 साल के बेटे रसूल वलायत खां की। सरकार का फैसला बिल्कुल सही है और हम सबको इस फैसले के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये कहा तो शोर खामोश हो गया। ये आप क्या कह रहे? एक साहब ने उनसे कहा तो उन्होंने आगे कहा, सही कह रहा हूं, छोटा हूं इसलिए आप लोगों के बीच में बोलने के लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन जो तमाशा यहां हो रहा है मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूं। हसीब साहब अपने नौजवान बेटे के तेज तर्रार तेवर देखकर अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे, लेकिन बाकी जमींदारों से दुश्मनी होने के डर से अपने चेहरे के तासुरात छुपाए रहे। रसूल वलायत खां आगे बोले, काश्तकारों पर होने वाले जुल्म की तहरीर इस सूबे में कोई नई नहीं है। अब से जमीन उसी की होगी जो उस पर काम करेगा। फिर खड़े होके बोले, वलायत खानदान के वारिस होने की हैसियत से मैं ये ऐलान करता हूं कि वलायत फैमिली सरकार के इस फैसले के साथ है। आप लोगों को शिकायत करनी हो तो कर दीजिए, हम आपके साथ नहीं हैं। बैठक में सुगबुगाहट होने लगी। रसूल वलायत ने अपनी नौजवान और बुलंद आवाज में ऐलान करके अब्बा की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। दरअसल अब्बा को इस बात से कोई हैरानी भी नहीं हुई, क्योंकि वो उनका मिजाज जानते थे और शायद उनको ये पसंद भी था। रसूल वलायत खां, जिनकी उम्र उस वक्त 26 के आसपास रही होगी, एक हट्टे कट्टे नौजवान थे। मजबूत कदकाठी और रौबीली आवाज, चेहरे पर रौनक, दिल फरेब मुस्कुराहट, शेर व शायरी का भी थोड़ा बहुत शौक रखते थे। हालांकि खुद शेर नहीं कह पाते थे, पायचा गलत हो जाता था, लेकिन उनकी करिश्माई आंखों और हर किसी से मोहब्बत से बात करने वाली जबान का ये जादू था कि दूर दराज तक के बड़े बड़े खानदानों की लड़कियां उन्हें खामोशी से अपने दिल में बसाए हुए थीं। शाम के वक्त जब वो अपनी बिना छत वाली लंबी सी नीली कार लेकर निकलते, जिसको स्टार्ट करने के पहले आगे बोनट पर लगे एक चक्के को घुमाना होता था, तो झरोखों पर उम्मीद से भरी आंखें उनको ताकती थीं। कभी कभार रसूल वलायत हवेली की तीसरी मंजिल पर चढ़ जाते और दोस्तों के साथ मिलकर पतंगबाजी करते, तो दूसरी मंजिल पर लाल मिर्च और धनिया वगैरह सुखा रही हवेली में काम करने वाली औरतों से आसमान की तरफ इशारा करके पूछते, अब बोलो कौन सी काटूं? वो लाल वाली? देखो देखो ये कटा। वो औरतें शर्माती और हंसते हुए अपने काम में वापस लग जाती। बात थी उस शख्सियत में। चंद मिनट की मुलाकात में ही दिल चुराने की अदा, अच्छे से कढ़े हुए बाल, ढीली पतलून, उस पे सफेद कमीज जिसकी जेब में कलम लगा रहता था, और कभी कभार एक सदरी भी। यही रसूल वलायत खां की पहचान थी। उनके वालिद हसीब वलायत खां को अपने बेटे का सबसे यूं घुल मिल कर रहना और मजलूम लोगों के लिए आवाज बुलंद करना अच्छा लगता था। वो चाहते भी यही थे कि वो लीडर बने, अमीर गरीबों के फर्क के खिलाफ लड़ें। लेकिन बीते कुछ दिनों से उनके मन में अपने बेटे को घोड़ी पर दूल्हा बना हुआ देखने की हसरत भी अंगड़ाई लेने लगी थी। उन्होंने तो रसूल के रिश्ते के लिए हाथ पैर भी मारने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि रसूल को तो किसी से इश्क हो भी चुका था। वो अपना दिल किसी खूबसूरत नजर को हार चुका था। लेकिन वो रसूल वलायत खां जो दुनिया को अपनी ठोकर पर रखता था, वो जिसने पूरे सूबे में किसी से आंख झुकाकर बात नहीं की थी,
उसकी जबान अपने अब्बा के सामने ये बताते हुए जम जाती थी कि उसे इश्क है हवेली में काम करने वाली एक लड़की नरगिस से। वो खूबसूरत नरगिस जिसे पतंग उड़ाते वक्त कई बार रसूल ने छत पर मसाले वगैरह सुखाते हुए देखा था। कहानियों में जब इश्क दुनिया से टकराता है तो आखिरी पन्नों पर इश्क मुस्कुराता हुआ और दुनिया हारी हुई दिखती है, लेकिन हकीकत इससे अलग होती है। नरगिस और रसूल के इश्क की कहानी जिस हवेली की दीवारों के दरमियान मजबूत हो रही थी, उसी हवेली में इस रिश्ते के खिलाफ एक शोर इंतजार कर रहा था। सर, इधर से ट्रैफिक काफी है, नहर के किनारे वाले रास्ते से ले लूं क्या? ड्राइवर की आवाज से रसूल खां अपनी यादों की भीड़ से निकल आए और शीशे में देखकर हाँ में सर हिला दिया। बीते वक्त की कहानी को याद करते हुए आज बुजुर्ग हो चुके रसूल वलायत खां चले जा रहे थे 45 साल पुरानी कहानी के आखिरी पन्नों को पढ़ने के लिए, एक कहानी मुकम्मल करने के लिए, नरगिस से दूसरी मुलाकात करने के लिए। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी आखिरी मुलाकात का पहला हिस्सा। 45 साल पुराने इश्क की आज अचानक खान साहब को क्यों याद आ गई? कैसे हुआ था उन्हें नरगिस से इश्क, और नरगिस से मुलाकात उनकी जिंदगी में क्या रंग लाएगी? ये जानने के लिए सुनिएगा कहानी का दूसरा हिस्सा, आखिरी मुलाकात पार्ट 2।